शेयर बाजार का हाल देखो इन दिनों बुरा है। ऐसे में स्टॉक इन्वेस्टर्स का घबराना तो लाजमी बनता है, लेकिन साथ में एसआईपी इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए हैं। अब अभी हम डिस्कस करेंगे एसआईपी इन्वेस्टर का घबराना लाजमी है कि नहीं है, क्या करें, सारे एसआईपी अपने म्यूचुअल फंड बेच बाज के घर बैठ जाएं। तो इसके लिए आज हमने इन्वाइट किया है संजय सर को। और संजय सर इन दिनों यूट्यूब पे बड़े छाए हुए हैं, एसआईपी चारों तरफ। तो आज मैं इनसे बेसिकली एक न्यूबीज मतलब बिगनर बन के बात करूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता एसआईपी का एस बीच करके। तो आपके बिहाफ पे मैं सवाल पूछूंगा और संजय सर उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो संजय सर बताओ, एसआईपी का क्या करें इन दिनों? बेच दें, रखें, क्या करें? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत टाइम बाद अब आपके चैनल पे फिर से आए। और एसआईपी मतलब एक्चुअली तो आप ही ने शुरुआत की थी, आप ही के वीडियोस देख देख के हम लोग ने शुरुआत करी। और अब हम एसआईपी के बारे में बात करते हैं। लोग मुझे बहुत लिख रहे हैं। पिछले 1 साल में पॉडकास्ट मैन ऑफ द इंडिया बन चुके हैं। मुझे लग रहा है ये खिताब भी आपको मिल जाना चाहिए, अवार्ड कुछ हो। उसमें भी आपका योगदान है सबसे ज्यादा। आप ही ने शुरुआत की थी ये गाड़ी पिछले अप्रैल में। पिछले 1 साल में 150 पॉडकास्ट हो चुके हैं। हाँ, 150 पॉडकास्ट किसी आदमी ने दे दिए 1 साल में। मतलब सोचो, हमने 150 पॉडकास्ट लिए नहीं 1 साल में, आपने दे दिए। गजब है, गजब मेहनती हो आप। थैंक यू सो मच सर। बताओ सर। अच्छा, देखिए मैं बताऊंगा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हाँ। सर आपके बोलने पे एसआईपी चालू करी। हाँ। अब लाल है। अच्छा, चालू करी भी 6 महीने पहले, 12 महीने पहले, मार्केट्स उसके बाद से नीचे। ठीक है। मैं ना लोगों को समझाना चाहता हूँ, एसआईपी जब भी आप करते हैं, हमने क्या गलतियां करी और क्या गलतियां करेंगे, जो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। पहली गलती हमने करी, जब हमने एसआईपी सुना तो हम गए किसी ऐप पे और ऐप पे जाके हमने चेक किया कि इस क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है। ठीक है। तो पिछले 4 साल में जो मौसम था वो सारा मिड कैप और स्मॉल कैप का था। तो बंदे ने देखा, बोला अच्छा चलो यार, ये तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, चलो इसमें पैसा डाल दो। या फिर यार एक क्वांट का स्मॉल कैप है, इसमें डाल दो। या बंधन का स्मॉल, जो भी है, मतलब जो भी उसको दिखा, ठक 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 करके डाल दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं किस पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, कितने साल के लिए डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस डाल दिया, बिना सोचे समझे डाल दिया। ठीक है। किसी से बात करना लाजमी नहीं समझा, किसी से इस पे एडवाइस लेना लाजमी नहीं समझा। तो अब वो स्टक हो गए। अब वो दूसरी गलती करेंगे। पहली गलती उन्होंने कर दी, अब वो दूसरी गलती क्या करेंगे कि वो इस टाइम पे मैदान छोड़ के चले जाएंगे। अभी 10% नीचे है, वो सोचेंगे यार 100 रुपए डाले थे, 90 रुपए रह गए, चलो अब निकल के चले जाते हैं। तो जिंदगी भर का उनको आगे जाके जो बेनिफिट होना था वो नहीं होगा, और मैं उसको प्रूव करूंगा। मैं ये आपको 2 सिचुएशंस दर्शाता हूं। हमारे देश में 2 बहुत बड़े क्रैश आए थे। एक आया था 2008 में। ठीक है जी। तो ये वो 2008 का क्रैश है, यहां आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। ये टॉप पॉइंट था और ये उसका बॉटम पॉइंट है। पहले हम आपको क्रैश का साइज बता देते हैं कि क्रैश का साइज कितना बड़ा था, कितने % निफ्टी गिरा। हाँ, उस टाइम। हाँ, ये पॉइंट से, ठीक है, यहां से निफ्टी गिरा और कहां तक गिरा, ये यहां तक गिरा मोटा मोटी। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 57% के आसपास निफ्टी गिरा था। 57% गिर गया। ठीक है। 100 का 57%। हाँ, आपने टॉप से 57% नहीं भाई साहब नीचे आ गए, जो कि अभी नहीं गिरा है। अभी इतना तो गिरा ही नहीं है, बहुत दूर है मुझसे। ठीक है जी। तो अब मैं मानता हूं कि आपका नसीब बहुत ही खराब था। ठीक है। और आपने क्या किया, आपने एकदम जब मार्केट उस टाइम टॉप पे थी तब आपने पैसा डाल दिया। ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपने पैसा डाल दिया सर। ठीक है। जनवरी 2008 में। ठीक है। जब मार्केट अपने पीक पे थी। और उसके बाद पर आप भूल गए, ना आपने एसआईपी करी, ना कुछ किया, ना आपने बॉटम का बेनिफिट लिया, ना आपने चढ़ती हुई कला का बेनिफिट लिया, कुछ नहीं लिया। आपने सिर्फ एक बार पैसा डाल दिया यहां पे। और आज देखते हैं 17 साल बाद क्या सिचुएशन है। आज 17 साल बाद मार्केट के इतने गिरने के बाद भी आपके रिटर्न्स 273% है। ठीक है। यानी अगर आपने 1 रुपया डाला होता तो आज वो 4.25 रुपए होता। 1 लाख डाला होता तो 4.25 लाख होता। ठीक है जी। तो अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं क्या रिटर्न निकलता है। हाँ, CAGR क्या निकला। हाँ, तो यहां पे हम डालते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम माइनस मानते हैं, तो यहां पे मेरे को माइनस का सिंबल चाहिए, ये माइनस। तो हम डालते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है जी। तो हमने 1 लाख रुपए डाले। ठीक है। जो बन गए 3,75,000 रुपए। ठीक है जी। कितने समय में बने? 17 साल में बने। 17 साल। ये मंथली को हम कर देते हैं एनुअली। और अब हम ढूंढते हैं इसका रेट। तो इसका रेट आता है 8%। 8% CAGR कंपाउंडेड। हाँ। और इसमें कोई टैक्स नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। ये तब है जब आपने वर्स्ट लाइफ का डिसीजन लिया। ठीक है, मतलब इससे खराब आपकी सिचुएशन हो नहीं सकती थी। ठीक है। फिर भी आपके रिटर्न्स 8% है, एफडी से ज्यादा है।
लेकिन एक बात बताओ, जी। म्यूचुअल फंड 12%, 15%, जी। 20% की भी बात जी। होती है, तो ये 8% बहुत कम नहीं है? 8% इसलिए है क्योंकि आपने एसआईपी नहीं करी। अगर आप एसआईपी करते हो उस टाइम पे, अच्छा, तो लमसम सोचिए- करके छोड़ दिया, लमसम एक करके बार छोड़ा डाल है। के मैं छोड़ तो दिया। सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं आपके लाइफ की, हम्म, कि भाई आप डरे हुए थे, आपने पीक पे डाल दिया और आप डरे हुए, हम्म, अब उसके बाद आपने वो देखा ही नहीं, हम्म, और आज अचानक से खोल के देख लिया, फिर भी आपने बिना हम्म, दिमाग लगाए 8% का साल का रिटर्न बना लिया। ठीक अगर है। एसआईपी कर देते तो 14-15% का रिटर्न था, क्योंकि आप हाँ। यहां भी खरीदते, यहां भी खरीदते, यहां भी हाँ। खरीदते, यहां भी खरीद रहे होते, यहां भी खरीद रहे होते, हाँ। आपको सारा बेनिफिट मिलता। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे पीक बताया, ये पीक, ये जो सीजन चल रहा है, इस सीजन का सितंबर था। हाँ, सितंबर बेसिकली पीक था, बिल्कुल। तो सितंबर के बाद अभी गिरा भी है, तो ये 50% तो नहीं ही गिरा है, हाँ, और उससे पहले हम घबरा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। उससे पहले अभी 14% गिरा है, 13-14%। हाँ। अगर अभी के फॉल को हम देखेंगे तो वो 13-14%। अच्छा, दूसरी टाइम आपने सबसे लाइफ का सबसे खराब डिसीजन कब लिया? कोविड से जस्ट पहले आपने पैसा डाला। सॉरी, वन सेकेंड। ये रहा, ये कोविड के जस्ट पहले आपने टॉप पे यहां पे पैसा डाला। चलो ठीक है। ये वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, सेकंड टाइम। ठीक है। और अब यहां से आपने फिर कुछ नहीं किया, मार्केट नीचे गिर गई, यहां पे भी करीबन मार्केट 40-50% नीचे गिरी थी। और अब हम रिटर्न देखते हैं। हाँ, ये आज तक का रिटर्न, ठीक है जी। 85% रिटर्न मिला है 60 महीने में, मतलब 5 साल में 85% रिटर्न मिला है। ठीक है जी, अब वापस देख लेते हैं। इसका भी सीएजीआर देखते हैं। ठीक है, 85 मतलब ये 1,85,000 हो जाता, 1 लाख का 1,85,000 हो जाता, और ये 17 साल की जगह इस बार 5 साल में होता। ठीक है जी, तो हमारा रेट क्या निकला यहाँ पे? 13%। 13%। यानी कि आपने एक और बहुत बड़ी गलती करी, आप डर गए। ठीक है, उसके बाद आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई एसआईपी नहीं करी, कुछ नहीं किया, और आज मार्केट 15% गिर चुकी है, उसके बावजूद भी आप 13% रिटर्न लेके बैठे होते। तो समझाना ये चाहता हूं, गेम लंबे समय का है। अब इसी को किसी और कैलकुलेटर के जरिए ये समझाइए कि अगर किसी आदमी ने उसी 2008 से एसआईपी शुरू करी होती, तो अभी उसको कितने % का सीएजीआर मिल रहा होता? सर देखिए, वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मुझे इतना पता है कि पिछले 17 सालों में निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया। हाँ, ठीक है, ये सबको मोटा मोटी ये बात पता है। तो अगर मैं कहता हूं कि उस टाइम आपने 10,000 की एसआईपी चालू की, ये भी निकाल के बता दें कैसे निकाले हमने 17%, कैसे 17% निकाले वो भी बता दें। निफ्टी का भी का पॉइंट ले लें, हाँ, और उस टाइम का पॉइंट ले लें। निफ्टी खोल लेते हैं। हाँ, या निफ्टी खुला हुआ है ना, तो ये निफ्टी खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि इसमें एसआईपी में आप नीचे नीचे भी खरीद रहे थे, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम आगे लेके जाते हैं। हम ये एवरेज कर लेते हैं कि ये यहां पे नहीं, आपने यहां पे खरीदा है, यहां से पकड़ लेते हैं, ये वाले पॉइंट से, करीबन यहां वाले पॉइंट से पकड़ते हैं। हाँ, ठीक है, और हम इसको यहां वाले पॉइंट पे एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वाले पॉइंट तक हम एवरेज करते हैं तो 575% हमारा गेन रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यानी 1 रुपए डाला था, हाँ, 1 लाख डाला था, वो 6,75,000 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं और कितने महीने में, 195, मतलब करीबन अब 16 साल में। ठीक है, तो ये नहीं, लेकिन ये फिर लमसम का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये लमसम का ही है, बट हमने एवरेज पॉइंट्स पकड़े हुए हैं, तो देख लेते हैं कितना आता है। सॉरी, -1 लाख, और ये 6,75,000, और यहां पे ये 16 साल कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या हुआ, करीबन वही 13% के आसपास आ गया। मतलब आप अगर एसआईपी कर रहे होते, उस सिचुएशन में नहीं डरे होते, तो ये 13% तो कम से कम लेकर के जाते आराम से, सीएजीआर। ठीक है, और सीएजीआर की बात कर रहे हैं। यस, ये ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है। तो चक्रवर्ती ब्याज, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाहता हूं कि पहली गलती आप करते हो कि आप टॉप खरीद लेते हो जो सबसे ज्यादा चल रहा है। दूसरी गलती आप करते हो कि उसी टाइम जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया तो आप बेच देते हो। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं सर, रियल लाइफ सिचुएशन। मैंने एक फंड खरीदा था सितंबर 2016 में, और वहां से स्टार्ट किया, 30,000 रुपए महीना उसमें निवेश किया। 2020 फरवरी, 3.5 साल बाद मेरे रिटर्न्स थे 0%। ठीक है, मतलब जितना औसत में मैंने खरीदा था उतना यूनिट का प्राइस चल रहा था। ठीक है, ऊपर नीचे सब। अभी यहां तक तो लोग थक जाते हैं कि भाई 3.5 साल हो गए, 0% रिटर्न। अभी सर्कस चालू हुआ, मार्च आया, ये ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो मेरा वही म्यूचुअल फंड 25% नीचे चला गया। ठीक है, ठीक है जी। अब तो कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ, इतने में तो आदमी रो पड़े। हमने एसआईपी नहीं रोकी सर,
ठीक है। क्योंकि हमें पता था कि मार्केट रिबाउंड मार जाती है, मार्केट ने रिबाउंड मारा। हम आज भी वो एसआईपी कर रहे हैं, आज 100 महीने हो गए हैं, 30 लाख रुपए डल चुके हैं, उस फंड में करीबन 80 लाख रुपए है। अब अगर मैं उस टाइम निकाल लेता पैसे तो एक तो मैं मेरा लॉस लेके बाहर निकलता, और दूसरा जो ये गेन था वो मैं नहीं खा पाता। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 80 लाख? 30 लाख। 30 लाख इन्वेस्टमेंट है, मतलब 50 लाख रुपए का गेन है। गेन है, प्योर गेन है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है, बहुत लोग चालाकी की बात करते हैं कि चलो मार्केट गिरा हुआ है, एसआईपी अभी छोड़ देते हैं, जब मार्केट उठना शुरू होगा तब एसआईपी करेंगे। ये कितना सही है? तो देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपका फेवरेट ब्रांड है, सब्जेक्ट कोई टी शर्ट का, शर्ट्स का, उधर सेल लगी है, तो आप शॉपिंग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करोगे। अब वो सेल खत्म होके वो अपना भाव बढ़ा देगी, तो आप शॉपिंग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। बस एग्जैक्टली यही करना है। आपके म्यूचुअल फंड पे सेल लगी है भाई, 15%, 10%, 20%, तो आप उसकी शॉपिंग करो। आज आप यूनिट बढ़ा दो। मैं आपको बताता हूं, मैंने सितंबर अक्टूबर में पिछले साल से गोल्ड में एक सिप ऑन डिप स्टार्ट किया। मतलब थोड़ा सा डिप होता है तो मैं सिप कर देता हूँ। ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाया, 3:15 बजे देखा, गिरा है, पैसा डाल दिया। आज मेरा गोल्ड में पिछले 6 महीने के अंदर करीबन 18% का रिटर्न है। अब इसमें मैंने क्या दिमाग लगाया? कोई दिमाग नहीं लगाया। जब वो गिरा मैंने बाय कर लिया। इसी तरीके से मिड कैप का इंडेक्स रोज गिर रहा है, मैं रोज खरीद रहा हूं। अभी मैं वो इंडेक्स करीबन 18% गिर चुका है, पर मेरे पास जो गिरा है, मेरे एवरेज प्राइस से गिरा है, वो 9% गिरा है, क्योंकि मैं हर बार खरीद रहा हूं। और 10 साल बाद ये यूनिट जो होंगे, ये आज से 5-6 गुना ज्यादा महंगे होंगे, और मेरे पास एवरेज में बहुत सारे यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं लोगों को यह कहता हूं कि 2024 was a year of returns, 2025 is a year of units। इस मतलब साल बटोरो। ये साल मिला है भाई बटोरने के लिए। आप 2030 तक अगर इसको होल्ड कर गए तो आपको जबरदस्त एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इसमें, क्योंकि आपके पास यूनिट्स होंगे। अगर आपके पास यूनिट्स ही नहीं होंगे तो आप फिर प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो मुझे तो मौका दिया भगवान ने कि भाई तुम यूनिट्स बटोर लो, जितने बटोर सकते हो इस टाइम। तो मतलब आपके हिसाब से मार्केट जितना गिर रहा है ये अपॉर्चुनिटी है, ये डरने का टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस। लेकिन अच्छा, यहाँ भी एक सवाल है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब गिर तो रहा है, चलो अभी रुक जाते हैं और गिरने देते हैं। हाँ, और गिरने देते हैं तब खरीदेंगे। फिर ऐसा टाइम आएगा उनके और गिरने का इंतजार खत्म होकर मार्केट ऊपर यू-टर्न मार जाएगा। फिर याद आता है अरे छूट गया, कर लेते पहले ही। आप ऐसे में क्या बताओगे? सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस दुनिया में कोई बंदा मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, और इसका प्रूफ ये है कि एक भी सुपर रिच इकोनॉमिस्ट नहीं है। आप इकोनॉमिस्ट देख लो जितने भी हैं, कोई भी सुपर रिच नहीं है। किसी ने भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाया, ठीक है, जबकि वो इकोनॉमिस्ट है। तो यानी इस दुनिया में कोई भी मार्केट को नहीं टाइम कर सकता। एक ही तरीका है पैसा बनाने का कि आप कंटिन्यूअसली अप डाउन मार्केट में पैसा डालते रहिए और यूनिट्स बटोरते रहिए, क्योंकि 20-30 साल बाद ये यूनिट्स में बहुत बड़ा आपका वृद्धि होगी। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। समझिए आपने 21 साल की एसआईपी करी, ठीक है, ये बहुत गजब एनालिसिस है और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं इसको कहीं एक ड्रॉ कर सकूं तो, हाँ, नोट खोल लेते हैं ना। हाँ सर देखिए, आप समझिए आपने 21 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 रुपए महीना, ठीक है, 12% का आपको रिटर्न मिला, ठीक है जी। तो आपका गेन जो बनेगा कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं 1 करोड़ के आसपास बनेगा। यानी इस 21 साल में आपको 1 करोड़ का मुनाफा होगा, ठीक है, आपका पैसा लगेगा, ठीक है, और मुनाफा होगा। आपका पैसा लगेगा करीबन 24 लाख प्लस एक करीबन 25 लाख 20 हजार, ठीक है, 25 लाख 20 हजार लगेगा और 1 करोड़ 25 लाख 20 हजार ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, ठीक है। और इसी पहले 7 ईयर्स में आपको 1 करोड़ का कितना प्रॉफिट मिलेगा? मतलब 1 करोड़ में से कितना प्रॉफिट आपके हिसाब से पहले 7 साल में आएगा? कितना आएगा? 9%, ठीक है। मतलब आपने 1 करोड़ कमाना था, आप 9 लाख कमाओगे पहले 7 साल, ठीक है। अगले 7 साल में कितना आएगा? 20%। यानी आपने 1 करोड़ कमाना था, आपका कुल मिला के 29 लाख रुपए, ठीक है। ये किस परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो? कि भाई 7 साल है ना, ठीक है, तो 1/3 टाइम हो गया, ये 1/3 टाइम हो गया, ठीक है, ये 1/3 टाइम हो गया, टाइम के 3 हिस्से हो गए, ठीक है, 7 साल के 3 हिस्से हो गए, ठीक है। तो पहले 7 साल में आपको जो टोटल प्रॉफिट कमाना है, उसका मात्र 9% आप कमाओगे। सीएजीआर आप 12% ले रहे हो, सीएजीआर 12% ले रहा हूं, ठीक है जी। उसके अगले 7 साल में आप 20% कमाओगे, यानी 20 + 9 29 कमाओगे। 71% आपका प्रॉफिट आप लास्ट के 7 साल में कमाओगे, जहां तक कोई टिकता ही नहीं है। हाँ, यस।
मैक्सिमम लोग यहीं दम तोड़ देंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ मर जाएंगे। और ये 7 साल लिया है ना आपने, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि 7 साल के पीरियड में अप डाउन तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। और एक बार डाउन जहां मिलेगा 90% लोग उधर ही बाहर, तो ये 9% का भी रिटर्न लेकर नहीं जा पाएंगे। हाँ, नहीं जा पाएंगे। और असली मजा जो यहाँ आना था, हाँ। ये तो आ ही नहीं पाएगा। आ ही नहीं पाएगा, लोग खा नहीं पाएंगे। अब एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ मजेदार। वापस हम इंटरनेट पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा। हाँ, अब मैं आपको एक फंड बताता हूँ। 1995 जनवरी में ओपन हुआ था। ठीक है, ठीक है जी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सर, ये मैं फंड आपके सामने ठीक है, पेशे खिदमत करता हूं। HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ठीक है जी। आप इसका एनएवी देख सकते हैं 1946 रुपए। ठीक है। अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये फंड जो है पिछले कुछ समय में इससे गिरावट आई है। ठीक है, तो इसके एनएवी को अगर हम देखें तो ये मेरे हिसाब से करीबन 2200 रुपए के एनएवी तक पहुंचा था। ठीक है, जो लास्ट मुझे याद है कि 2200 के आसपास ये पहुंचा था। ठीक है। अपने बेंचमार्क को इसने कंसिस्टेंटली बीट किया है। 5 साल में इसका बेंचमार्क 17% ऊपर गया, ये 22% औसत ऊपर गया। अब सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये लॉन्च हुआ था 1995 में। लॉन्च पे एक फंड की एनएवी कितनी होती है? 10 रुपए। अभी कितना है? 1900 रुपए। मोटा मोटी 2000 रुपए। हाँ। ठीक है जी। हाँ। तो कितने गुना हो गया? कितने गुना हो गए? 10 रुपए 200 गुना हो गया। 200 गुना हो गया। कितने साल में? 30 साल में। 30 साल। ठीक है। ठीक है, आपके सामने वापस चलते हैं। हाँ। 1 लाख रुपए का कितना हो गया? 1 लाख रुपए का 200 गुना। ठीक है, यानी कि ये हो गया 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़। ठीक है, 1 लाख डाले थे, 2 करोड़ बन गए। 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। कितने साल में बन गए? 30 साल में बन गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कौन सी जल्दी है। ठीक है, अब रेट देखिए सर। 19% CAGR। बेसिकली मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इन्होंने ये बोला कि ये जो फंड था, कहाँ गया? हाँ, ये जो फंड था ये 30 साल पहले लॉन्च हुआ था, और कोई भी फंड जब लॉन्च होता है NFO को फॉर्म में, तो NFO की कीमत बेसिकली 10 रुपए पर यूनिट होती है ना। 10 रुपए की चीज लॉन्च हुई थी, और आज 30 साल में वो 1900 रुपए, यानी कि लगभग 2000 रुपए का जा चुका है। तो ये जो ग्रोथ हुई, ये लगभग 200% का ग्रोथ है। 200 गुना का। 200 गुना का, सॉरी 200 गुना का डिफरेंस। यस। इस 200 गुना को हमने 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया कि अगर किसी ने उस NFO में 1 लाख रुपए डाल दिए होते, तो आज वो कितने रुपए होते? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए होते, यानी कि 19% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न है इसमें। ठीक, अब इसी को हम रेट मानते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और दे दूं। हाँ। NFO कई सारे लॉन्च होते हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके किसी भी NFO में पैसा डाल देना, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आपको चाहिए तो हम डिटेल एक वीडियो कर लेंगे NFO पर भी, लेकिन उदाहरण के तौर पर, ये उदाहरण के तौर पर। अच्छा, अब आप इसी रेट को पकड़ते हैं। ठीक है, और एक SIP मान लेते हैं। ठीक है, हम SIP मानते हैं 10,000 रुपए की। ठीक है, भाई 10,000 की SIP होती थी। कोई व्यक्ति था, उसने 10,000 रुपए की SIP करी है इसमें। ठीक है जी। ठीक है, और 30 साल के लिए करी है। सॉरी, यहाँ एनुअल है ना, तो 1,20,000 की हो जाएगी ना साल की। ओके, साल की SIP होगी 1,20,000 की। 19.317 का रेट है। सर आपके हिसाब से, मोटा मोटे आपके एक अनुमान के हिसाब से, ये पैसा 30 साल में 36 लाख रुपए डले। ठीक है, तो कितने पैसे हो जाएंगे मोटा मोटी आपके हिसाब से? मोटा मोटी? हाँ, मोटा मोटी, जस्ट आपके हिसाब से क्या होगा? 36 लाख अगर डले हैं तो कम से कम, क्योंकि धीरे धीरे डल रहे थे, पहले दिन तो डले नहीं थे। मैं ले लेता हूं 15 करोड़। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा गेस किया। आंसर है करीबन 12 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये आपका आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप SIP कर रहे होते। तो माय पॉइंट इज कि आपको SIP को एक लंबी अवधि में देखना है, क्योंकि आपका यूनिट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो यूनिट मैंने 2016 में 50 रुपए के खरीदे थे, चालू किया 50 में खरीदना, आज उसकी एवरेज मेरी 77 रुपए है। वो यूनिट गया 225 रुपए, आज चल रहा है 195। फिर भी तो मेरे खरीदी भाव से आगे है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मेरे को क्यों चिंता करने की जरूरत है? और मेरे पास ऐसा क्या विकल्प था जिससे मैं उससे ज्यादा रिटर्न कमा लेता बिना दिमाग लगाए? मैंने तो कोई दिमाग नहीं लगाया, मार्केट में बस पैसा डालता गया। मतलब SIP इन्वेस्टिंग एक ऐसा है, समझदार लोगों का ये काम नहीं है। हाँ, अगर आप बेवकूफ हो तो पैसा कमा लोगे इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में ओनली फूल्स कैन मेक मनी। ओनली फूल्स कैन मेक मनी। एब्सोल्युटली, स्मार्ट पीपल की जगह ही नहीं है ये। सिर्फ फूलिश काम करो, आप इंडेक्स फंड खरीद लो।
वॉरेन बफे कहते हैं इंडेक्स फंड खरीद लो, टोनी रॉबिन्स कहते हैं इंडेक्स फंड खरीद लो, आप इंडिया के सारे बड़े जितने भी फंड मैनेजर से बात कर लो या जितने भी बड़े लोग जो मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं वो कहते हैं इंडेक्स फंड खरीद लो, क्योंकि यहां पैसा रुकने का है, हलचल मचाने का नहीं है। हलचल आप मचाओ अपनी नौकरी में। लोग क्या है, नौकरी में हलचल नहीं मचाते, वहां बैठ जाते आके, काम बस इतना ही करेंगे, वो ना जितनी तनख्वाह उतना काम। हाँ, यहां हलचल मचाएंगे, अरे अच्छा ये खरीद लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये बेच दो। अरे क्यों, बैठो ना आराम से। मतलब इसको ऐसे समझें कि एक तरह का ये पैसिव इनकम है, आप पैसिव इनकम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो जी, और जो एक्टिव इनकम है आपकी नौकरी चाकरी, वहां बड़े पैसिवली पार्टिसिपेट करते हो। वहां सोचते हो कि भाई जितना होगा उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा एक शंका और होती है कि हमने जो म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, अब ये बुरा दौर है तो बुरे दौर में सारे गिरे पड़े हैं, लेकिन कई बार ये डर होता है कि हमारा जो ज्यादा गिरा हुआ है कहीं हमने खराब म्यूचुअल फंड तो नहीं खरीद रखा। कैसे पहचाने कि मेरा वाला फंड सही है या नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए, कभी कभी 10% गिरने वाला फंड भी बुरा हो सकता है और 20% गिरने वाला फंड भी अच्छा हो सकता है। अब बोलो ये कैसी बात हुई है? ये तो बड़ी अजीब बात है सर। क्या है कि हर फंड का ना एक बेंचमार्क होता है। तो समझिए कोई एक फंड है, उसका बेंचमार्क गिरा है 6%, ठीक है, और वो गिर गया 10%, ठीक है, तो यानी वो बेकार फंड है। अब बेंचमार्क बहुत लोग नहीं समझ रहे। हाँ, बेंचमार्क का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको ये फ्लेक्सी कैप बताया, ठीक है, अब फ्लेक्सी कैप में ये क्या कह रहा है, मेरी तुलना किससे करोगे? मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं। अभी जैसे कोई क्या कहता है, कोई जॉब है, तो जॉब में आप 5 लोग काम कर रहे हो, तो आपकी तुलना किससे होगी? बाकी 5 लोग से होगी, बाकी इंडेक्स से होगी, बाकी लोगों के एवरेज से होगी। तो अगर आप बाकी लोग के एवरेज से अच्छा करोगे तो ये आप अच्छे माने जाओगे। तो यहां जो वो बाकी है वो है बेंचमार्क। तो इधर जो इन्होंने बेंचमार्क तय किया हुआ है वो कहा है कि भाई मेरा निफ्टी 500 TRI बेंचमार्क है, तो ये बेंचमार्क जितना हिलेगा मुझे इससे ज्यादा कमा के देना है, ठीक है। तो अभी ये 5 साल के अवधि में ये बेंचमार्क ने 17% कमा के दिया और इससे 22% कमा के दिया, तो ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, ठीक है। हम देख लेते हैं पिछले 6 महीने में क्या हुआ है। 6 महीने में इसका बेंचमार्क गिरा है 11%, ये गिरा है 3%, तो ये अच्छा लड़का है। हाँ, ये अच्छी बात बताइए, ठीक है। तो आप बेंचमार्क से कंपेयर कर लो, सिंपल है, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप जाके बेंचमार्क देख लो 6 महीने में। अच्छा, 1 साल की अवधि में देख लो, ये 4.25 बढ़ा, ये 13 बढ़ गया, गुड बॉय, ठीक है। 3 महीने की अवधि में देख लो, ये 5 गिरा, ये 2.5 गिरा, गुड बॉय, ठीक है। ये 1 महीने की अवधि में देखो, ये 3.25 गिर गया, ये 8 गिरा, गुड बॉय। तो आपको समझ आ गया ये फंड अच्छा है, क्यों? ये अपने बेंचमार्क से ज्यादा नहीं गिर रहा है। तो क्या ये ओनली पैरामीटर हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये सबसे बड़ा पैरामीटर है, सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आपको अपने फंड को, उस फंड को अपनी दुकान से बाहर करना है कि नहीं, उसके लिए ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। भाई सिंपल सी बात है ना, मेरे को बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैंने क्यों इसको मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं? ये एक्टिव मैनेज फंड है, इसकी फीस है, इसकी फीस आती है 0.8%। अगर मैं ये निफ्टी TRI ले लूं तो मेरी फीस आएगी 0.2%। तो सर ये एक, क्योंकि मैं इससे ज्यादा फीस इसको दे रहा हूं, मेरे अभी जैसे हमारा बच्चा कोई अच्छे स्कूल में जाता है, हम ज्यादा फीस देते हैं, ठीक है, तो हमारी अपेक्षा होती है कि नॉर्मल स्कूल से अच्छा पढ़ाएगा ना भाई, तो ये नॉर्मल स्कूल है, ये अच्छा स्कूल है। अब बेंचमार्क इंडेक्स को थोड़ा सा और समझाओ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए बेंचमार्क, और क्यों हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं? क्या होता है कि जब भी कोई फंड आता है तो वो कहता है देखो मैं परफॉर्म करूंगा, पर मुझे आप किससे कंपेयर करोगे? तो मैं कह रहा हूं मेरा बेंचमार्क इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स है हमारे यहाँ, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 मतलब देश की टॉप 500 कंपनी, ठीक है, जिसमें 100 लार्ज कैप हो गई, 150 मिड कैप हो गई, 250 स्मॉल कैप हो गई। तो ये निफ्टी 500 जो है देश की टॉप 500 कंपनियां हैं, ठीक है। तो वो जिस इंडेक्स में जिस हिसाब से मूव करती हैं उसको उसने बेंचमार्क बोल दिया। ये पैसिव इंडेक्स है, इसका रिजल्ट सब देख सकते हैं, मतलब इमीडिएटली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वो कहता है, कोई भी नया फंड आके कहता है कि भाई मेरे को आप इससे कंपेयर कर लेना। अगर समझे कोई लार्ज कैप फंड आता है कि भाई हम लार्ज कैप कंपनी में डालेंगे, वो कहेगा कि मुझे आप निफ्टी 100 से कंपेयर करना, जो देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन अलग है, मैं थोड़ा अलग दिमाग लगा रहा हूं। उसके कॉम्पोजिशन में हो सकता है फाइनेंशियल कंपनी में ज्यादा निवेश है, मुझे ऐसा लग रहा है अगले 5 साल हेल्थ केयर का अच्छा है, तो मैं हेल्थ केयर पे ज्यादा पैसा लगा रहा हूं। तो वो मेरा कॉल है एज अ फंड मैनेजर, पर आप मुझे कंपेयर कीजिए इसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क इंडेक्स में जो कंपनियां हैं, कंपनियां वहां भी है जी, लेकिन उस कंपनी, कौन सी कंपनी में कितना फंड एलोकेशन करना है वो प्रोपोर्शनल है। जैसे एक कंपनी है XYZ, इसमें मान लो XYZ कंपनी में उसने 2% फंड डाल रखा है, उसी XYZ में उसने हो सकता है 3% डाला हो, 4% डाल रखा हो, बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस उसके हिसाब से उसका बदल जाएगा। यस, ठीक है, वो उसका कॉल है, फंड मैनेजर का कॉल है। तो वो हमेशा कहता है मेरे को बेंचमार्क के साथ आप कंपेयर करते रहो। तो ऐसे कई फंड्स आपको मिलेंगे जो बेंचमार्क से अच्छा करते हैं और कई फंड्स मिलेंगे जो बेंचमार्क से अच्छा नहीं करते। तो आपके जो बास्केट में कंटिन्यूअसली
इस पूरे दौर में आप देखते रहिए, समझे 5 साल के दौर में देखिए, 2 साल के दौर में देखिए, 1 साल के दौर में देखिए, लंबे समय के दौर में देखिए, लंबे समय में इनके पास अभी रिजल्ट है नहीं, ठीक है, 3 महीने के दौर में देखिए, 1 महीने के दौर में देखिए, तो आप देखते हैं कि ये वाला फंड अच्छा चल रहा है, तो आप क्यों निकालोगे इसको? क्यों मस्ती करोगे? आपने फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट कर लिया, तो आप क्यों मस्ती कर रहे हो? छोड़ दो, अच्छा चल रहा है भाई, कोई चक्कर नहीं है। ट्रू। तो इसलिए कभी कभी, अच्छा समझे कोई फंड 20% गिरा, पर उसका बेंचमार्क 30% गिर गया, तो वह फिर भी अच्छा फंड है। आपने वो कैटेगरी ली थी क्योंकि आपको पता था उसमें रिस्क है, स्मॉल कैप लिया, अब स्मॉल कैप गिर गया 12%, 14%, पर इंडेक्स गिरा 20%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा है, अच्छी बात है, बचा के रखा है उसने। कुछ ऐसे एलोकेशन, तो आपने एक जरिया बता दिया लोगों को ये चेक करने की, जहां भी जो भी म्यूचुअल फंड में उनका पैसा लगा है, चेक कैसे करना है कि वो अच्छा है कि नहीं है, बिल्कुल उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देख लें। और वो सामने सामने आप मनी कंट्रोल पे जाइए, कोई भी फंड लिखे, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वांट का स्मॉल कैप ले लेते हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस फंड रहा है हमेशा, तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, इसको हम चेक कर लेते हैं। फेमस फंड इसलिए भी रखा है कि बीच में कुछ गड़बड़ियों की खबर इसमें काफी आई थी। अब देखते हैं, अब ये देखिए सर, बैड बॉय, हाँ, 1 साल में बैड बॉय, इंडेक्स गिरा 1.5% और वो बेचारा गिर गया 4.5%। बैड बॉय, ठीक है, 6 महीने में देखते हैं बैड बॉय, ठीक है, 3 महीने में देखते हैं ओके, ठीक है, 1 मंथ में देखते हैं क्लोज, 5 साल में देखेंगे, 5 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 साल में बहुत मतलब एवरेज परफॉर्म किया, तो अभी ऑफ लेट यानी कि इसकी पिटाई हो रही है। और सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन तो मुझे तब लगता है जब बुरा दौर चल रहा हो जी, बुरे दौर में अपने इंडेक्स से खराब परफॉर्म कर रहा है। अब आप इस फंड का नेचर समझिए, इस फंड का नेचर ये है कि जब अंडरलाइन भागता है तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और जब अंडरलाइन नीचे गिरता है तो ये उससे ज्यादा खराब परफॉर्म करता है, यानी कि ये एक हाई बीटा हाई वॉलेटिलिटी म्यूचुअल फंड है। तो यानी आप इसको तभी लीजिए जब आप में जिगरा बड़ा हो, लंबा समय की अवधि हो और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। हाँ, तो ऐसे आप एनालाइज कीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। हाँ। तो इस अच्छा, अब और कोई फंड देखते हैं, जैसे हम कोई देखते हैं, जैसे कोई और मल्टी कैप देख लेते हैं कोई, ठीक है, जैसे एचडीएफसी का मल्टी कैप देख लेते हैं। मैं सॉरी जस्ट एक मतलब ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं नाम रैंडमली वो यूज कर रहा हूं। मल्टी, ये तो मल्टी कैप के लिए ये बेंचमार्क इंडेक्स है 50-25-25, यानी कि 100 रुपए में से 50 रुपए लार्ज कैप में जाएंगे, 25 रुपए मिड कैप में जाएंगे, 25 रुपए स्मॉल कैप में जाएंगे। मल्टी कैप में क्या होता है कि फिक्स होता है, मिनिमम 25-25-25 डालना होता है, ठीक है, बचा हुआ 25 जो होता है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है। फ्लेक्सी कैप में पूरा फंड मैनेजर पे होता है, वो पूरा पैसा उठा के फ्लेक्स स्मॉल में डाल सकता है, पूरा पैसा उठा के मिड में भी डाल सकता है, कहीं भी डाल सकता है। तो आते हैं, तो 1 साल की अवधि में ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। अब 6 महीने में इसकी ज्यादा पिटाई हो गई, ठीक है, यानी कि इस फंड में स्मॉल कैप ज्यादा होगा, मिड कैप ज्यादा होगा, ठीक है। 3 महीने की अवधि में ये ज्यादा पिटा है, ठीक है, 1 महीने की अवधि में ज्यादा पिटा है, ठीक है, और लंबी अवधि में, अच्छा 5 साल की इसकी अवधि नहीं थी, अच्छा 2 साल की अवधि में इसने अच्छा रिटर्न निकाला है। अच्छा एक और नंबर आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी एवरेज भी है। ये क्या है? ये क्या है मतलब इस कैटेगरी के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उसने एवरेज में कितना दिया है और ये इसने कितना दिया, ये भी एक नंबर अपन चेक कर सकते हैं। तो अगर 1 महीने में देखें तो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही चल रहा है ये, मैं सारी कैटेगरी ने बैठा दिया मामला, तो कुल मिलाकर के ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 6.5% है तो ये 10% है, आसपास गिरा है। अगर जनता 7.35 गिरी है तो ये 7.22 गिरा, चलो ठीक है। तो कुछ कुछ बस आप कंपैरिजन करते रहिए, सिर्फ कंपैरिजन करते रहिए उसके इंडेक्स के साथ और उसकी क्लासरूम के साथ, ठीक है, कि क्लास में जो बच्चे हैं बाकी वो कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने ही पैरामीटर से आप सही चीज सिलेक्शन कर लो। अच्छा एक सवाल और बताइए अब, ये कि अब जो माहौल अभी भले ही खराब चल रहा है लेकिन इसमें न्यूज का भी बड़ा रोल होता है जी। कई बार बहुत ज्यादा हाइप कर दिया जाता है, शेयर मार्केट अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, तो एक अनसर्टेनिटी ज्यादा लगता है कि लंबे समय तक ये माहौल चलेगा। तो इस समय कई बार लोग ऐसे भी घबराते हैं कि अरे भाई इतना लंबा तक चलेगा ये माहौल, मतलब और ज्यादा खराब हो सकता है, तो मैं रुक जाता हूं, भले 2-3 महीने बाद करना शुरू करूंगा और जब ज्यादा गिर जाएगा तो रुकना वाजिब है या कंसिस्टेंट चलते रहना है? देखिए लाइफ में जब आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रुक जाते हो फिर भी चलते रहते हैं, तो बस ये भी एक करियर है, ये इन्वेस्टमेंट भी एक करियर है, इसको करियर की तरह ही लीजिए कि हमें रुकना नहीं है। भाई टमाटर 40 रुपए किलो होगा तो भी हम खरीदेंगे, 60 रुपए होगा तो भी हम खरीदेंगे, 30 रुपए होगा तो भी खरीदेंगे, क्योंकि पेट की गरज है। उसी तरीके से आपके
इन्वेस्टमेंट्स के आपके गोल की गरज है ये, और आपको रिटर्न्स बनेंगे ही नहीं अगर मार्केट ऐसी चली तो। अगर मार्केट इस तरह क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आप हर बार महंगे यूनिट्स खरीद रहे होगे, तो आपकी प्राइसिंग कम कैसे होगी, आपके पास ज्यादा यूनिट्स कैसे आएंगे? ओके, ज्यादा यूनिट्स तो तभी आएंगे जब मार्केट नीचे गिरेगी। तो अब जी आप समझिए, मैं आपको वापस उदाहरण देता हूं। देखिए, मैंने 50 रुपए में एक यूनिट खरीदना चालू किया, ठीक है, गया 3.5 साल बाद भी 50 रुपए पे चल रहा था, ठीक। फिर वो अचानक से गिर के 35, 75, 80 के आसपास, 37 के आसपास हो गया, तो मेरी एवरेज गिरने लग गई, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे खरीदने लग गया। फिर ये एवरेज बढ़ने लग गई क्योंकि ये ऊपर भागने लग गया। तो एक पॉइंट आया जब ये जो प्राइस था ये मेरी एवरेज से बढ़ के तेजी से भाग गया। आज ये 50 रुपए की एवरेज बढ़ के 8 साल बाद 77 रुपए हुई है, और यूनिट मेरा 195 का हो गया। अब मैं 195 में खरीद रहा हूं, मैंने 225 में भी खरीदा था जब अभी 6 महीने पहले 225 था। तो अब मैं पहले 225 में खरीदा था, तो ये एवरेज तेजी से बढ़ रही होगी, अब थोड़ी स्लो बढ़ेगी और ये फिर से बढ़ जाएगा। तो कुछ सालों बाद क्या होगा, ये 77 का 150 हो जाएगा, ये 195 का 600 हो जाएगा। गजब। तो हो गए मेरे 4 गुना पैसे। गजब। और इस दौरान मैं यूनिट इकट्ठे कर रहा हूं। ये तो आप समझिए, आप जमीन इकट्ठी कर रहे हैं। यूनिट क्या होगा, जमीन होगी, स्क्वायर फीट हो गया, एक 2 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट, बस वही चल रहा है। अच्छा, एक बात और बताओ कि म्यूचुअल फंड को लंबे समय तक तो चलो कंपाउंड होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड करिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इक्विटी सेविंग स्कीम होती है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 65% के आसपास इक्विटी होती है और 35% के आसपास डेट होता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने देखा है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के हिसाब से, देखिए रिस्क क्या होता है, ड्रॉ डाउन, मैंने इतने में डाला, वो इतना हो गया। तो आज अगर आप इनके इक्विटी सेविंग स्कीम देखें तो उसमें पिछले 6 महीने में मार्केट गिरी है 14%, और इक्विटी सेविंग स्कीम गिरी होंगी 0.5 से लेके 1%, ठीक है, यानी कि ड्रॉ डाउन नहीं है। हाँ, मतलब मार्केट 3 गुना और गिरेगी तो कहीं जाके ये 4% गिरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेफ स्कीम, पर इसमें रिटर्न्स कितने बनते हैं, 9 से 10%, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। हाँ। तो अगर आप एक स्टेबल इन्वेस्टर हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं ज्यादा नहीं झेल सकता, रिस्क नहीं है, मतलब अवधि छोटी है, तो आप इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा डाल दो, ठीक है। इसी तरीके से एक आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में एक आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा डाल दो, ठीक है। इसमें भी यही इक्वेशन होता है, उसमें तो कभी कभी 70-75% जो है, सॉरी उल्टा हो जाता है, 60% के आसपास डेट हो जाता है और 40% के आसपास इक्विटी होता है, तो ये तो और रिस्क फ्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंड सिलेक्ट कर लो ना, ठीक है। अब इक्विटी सेविंग स्कीम में भी कौन सा फंड अच्छा है, वो कैसे चुने? देखिए, उसमें तो बहुत सिंपल है, आप एक ही रेशियो देखिए, आपके लिए सबसे डरावना रेशियो है ड्रॉडाउन। आप डरते हो ड्रॉडाउन से, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको ड्रॉडाउन से डर लगता है। ड्रॉडाउन का मतलब डिप, मार्केट, हाँ, मतलब मैक्सिमम कितना गिरा है आज तक, हाँ। ये जिसका सबसे कम है वो ले लो, चाहे फिर रिटर्न्स में थोड़ा आपको 19-20 हो जाए, हाँ। और चाहिए भी अगर सेफ इन्वेस्टमेंट देखना है तो ये तो सबसे कम गिरा हुआ फंड देख लो, ठीक है। तो ड्रॉडाउन आपका रिस्क है, हाँ। अगर आप ड्रॉडाउन को मैनेज कर लेते हो, हाँ, तो यानी आपका रिस्क मैनेज हो चुका है। अल्टीमेट, सुपर्ब, बहुत बड़ी बात बताई आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ बताऊं? और बस इतना ही बताऊंगा कि जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें, अपने गोल्स के हिसाब से खरीदें, अपने टाइमलाइन के हिसाब से खरीदें, अपने रिस्क के हिसाब से खरीदें। 3 चीजों का ध्यान रखें। गोल ही तो नहीं पता होता लोगों को। अब मैं तो कह रहा हूँ, लोग पता कैसे म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, पिछले क्वार्टर में कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, उठा के डाल दो। ये ऐसे थोड़ी होता है यार। पर पता तो करो, उसमें किसी को नहीं पता उसका थीसिस क्या है, उसका बेंचमार्क कौन सा है, कुछ नहीं पता किसी को, बस उठाए और डाल दिए, और उसके बाद अब डर रहे हैं, अरे रे ये तो 36% दिया था पिछले साल तक, इस साल तो ये -20% दे रहा है सर, तो देगा ही देगा, क्योंकि वो स्मॉल कैप है। आती है स्मॉल कैप में करेक्शन, आती है तो आती है। तो आपने उठा के सारा स्मॉल कैप डाल दिया। ये तो वो बात हो गई कि आप खाना खाने लगे थे और सिर्फ जो है मिठाई की थाली उठा के ले आए, पूरी थाली में सिर्फ मिठाई है, तो अब आपको डायबिटीज होगी बॉस, बिल्कुल होगी। मिक्स करो ना, चावल रखो, दाल रखो, सब्जी रखो, रोटी रखो, क्या कहते हैं, उसके बाद मिर्ची रखो, अचार रखो, दही रखो, और उसके बाद मीठा भी रखो। अब आप बोले नहीं रे, हम तो पूरी मीठी वाली प्लेट खाएंगे, तो ऐसे फिर। अच्छा, एक और सवाल याद आ गया मुझे
ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये कमेंट बॉक्स में आते हैं जी। तो कई सवाल याद रह जाते हैं, वो सब याद आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि अब मार्केट में तो कई सारे म्यूचुअल फंड हैं, कितने म्यूचुअल फंड एक आदमी के पोर्टफोलियो में होने चाहिए? सर एक गोल के पीछे, कोई भी एक गोल जो आपका तय होता है, आपको 4 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, आपको 10 साल बाद शादी करनी है, 15 साल बाद घर खरीदना है, 25 साल बाद रिटायर होना है, कोई भी गोल के पीछे 4 म्यूचुअल फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए बस। और एक आदमी की जिंदगी में कितने ऐसे गोल होते हैं? मैक्सिमम 4 गोल होते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 बड़े गोल, यही जो आपने भी नाम दिया। हाँ, जो यही होते हैं लाइफ के गोल्स आपके मोटा मोटी। तो उसके लिए 3 से 4 म्यूचुअल फंड, मैक्सिमम 4 बोल रहा हूँ, 3 या 4 होना तो चाहिए। अगर 4 गोल है तो 15 से 16, 15-16 म्यूचुअल फंड। कभी कभी क्या होता है 2 गोल्स एक ही अवधि के आसपास के होते हैं, कोई 15 का हो गया, 20 का हो गया, तो उसमें आपको बदलने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स को, आप सेम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते तो अपने फंड का कितना % किस में डाला जाए? हैं। जितना ज्यादा लंबा आपकी अवधि है उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, यानी कि उतना ही ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। ठीक है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में डाले बिना आपके पैसे की ग्रोथ नहीं होगी, असली ग्रोथ, क्योंकि आज रिलायंस ऑलरेडी एक 16 लाख करोड़ की कंपनी है, वो 10 गुना होना उसका बहुत मुश्किल है। पर एक छोटी कंपनी जो आज 1000 करोड़ की है, उसका 10,000 करोड़ होना कंपेरेटिवली आसान है। तो आज वो 1000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप है, कल वो मिड कैप बनेगी और फिर लार्ज कैप भी बनेगी। तो ऐसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, पर डायरेक्ट ना खरीदते हुए उनको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश की जीडीपी अगर 6% 7% है तो हमारा देश ही 6-7% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ा देश है। यस। लेकिन आप कोई छोटी कंपनी अगर देख लो तो वो 6-7% के रेट से नहीं बढ़ती, वो 15% 20% क्या 100-200% के रेट से भाग जाता है वो। मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। हाँ। 2014 में जो 250 कंपनियां स्मॉल कैप थी, उसमें से 10 साल में 3 कंपनियां लार्ज कैप बन गई। सोचो कितनी बड़ी प्रमोशन हो गई, स्मॉल कैप से लार्ज कैप। जो 291 से 500 का रैंक था जिनका, उनमें से 3 कंपनी उठ के 1 to 100 में पहुंच गई। ठीक है। और इनका ग्रोथ पता है एवरेज में कितना था? कितना? 43 टाइम्स CAGR। हाँ, मतलब 10 साल में 43 गुना। ओके। मतलब अगर आप CAGR निकालने जाएंगे तो 40% साल का CAGR होगा। ठीक है। 60 से 70 कंपनी ऐसी थी जो मिड कैप बन गई, मतलब देश के 101वें से लेके 250वें रैंक तक आ गई। इनका जो ग्रोथ था औसतन वो 15 से 16 गुना था 10 साल में। इसका भी आप रिटर्न निकालेंगे तो अच्छा खासा 31% का रिटर्न आ जाएगा। और जो बची हुई कंपनीज थी वो ग्रोथ नहीं ले पाई, मतलब मिड कैप नहीं बन पाई, पर ग्रो हो गई। उनका जो औसतन था वो भी 2 से 3 गुना था। यानी अगर आपने इसी इंडेक्स में पैसा डाला होता तो आपका 10 साल में पैसा सालाना 19% के आसपास से ग्रो हुआ था CAGR। सुपर। तो मैं वही कहना चाहता हूं, लंबा लंबा लंबा, जितना आप लंबा सोच सकोगे उतना आप मार्केट से ज्यादा पैसा उठा के लेके जाओगे, और जितना आप शॉर्ट सोचोगे आप पैसा बना ही नहीं पाओगे। अब एस नरेन की बात पे आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो भी किया था SIP स्टॉपेज रेशियो पर। उसमें एस नरेन जो कि ICICI प्रू के फंड मैनेजर हैं, 9 लाख करोड़ का फंड मैनेजर हैं, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो आपका जो पैसा, वो बेसिकली ये कह रहे थे कि 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा है तो जो आपका रिटर्न बढ़ा है वो ले करके निकलो मार्केट से। इस पर बवाल भी काफी हुआ था उनके स्टेटमेंट पर। ये लाइन सही है आपके हिसाब से? क्या लगता है? मैं वापस बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट लोगों की सुन के तो हम अपना पोर्टफोलियो नहीं कर सकते। आपके जिगरे में, मतलब आपके कहते हैं ना वो बॉडी में इतना जिगरा होना चाहिए कि आप 30-40% का डाउन देख सको। ठीक है। ठीक है। और उस टाइम पे परचेज भी कर सको। हमें नहीं पता, ना एस नरेन को पता है मार्केट और कितनी नीचे जाने वाली है। ठीक है, सब गेस ले रहे हैं। अभी स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है वो गिरा है करीबन 17-18%, मिड कैप का गिरा है 15-16% और निफ्टी गिरा है 12%। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ओवरवैल्यूड है। अभी भी ओवरवैल्यूड और बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। पर बास्केट जो है ना वो नहीं गिरता तेजी से। कुछ ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो 60% भी गिर चुके हैं, 60% से ज्यादा फॉल आ चुका है। पर हमारी आदत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम स्मॉल कैप नहीं खरीदेंगे, हम कचरा खरीदते हैं। मतलब स्मॉल कैप का मतलब ये है कि आप ये 250 से 500 नंबर पे जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करो ना। हाँ, लोग 1 रुपए वाले में चले जाएंगे। हाँ, वो चाहे पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक 10 रुपया 20 रुपए वाला स्टॉक बताओ, तो आप तो कचरा बिनने वाले हो गए ना।
तो कचरा बिनोगे तो कचरा ही मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कहाँ इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं? देखिए म्यूचुअल फंड नहीं करते इनमें इन्वेस्ट, पर जो इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, वो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड ज्यादातर इधर ही रहते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि कोई भी म्यूचुअल फंड, चाहे मेरा भी म्यूचुअल फंड है, मैं जब कह रहा हूं कि मेरा जो स्मॉल कैप था वो 225 से आज 195 हुआ है, तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो शायद 20% के आसपास का ये फॉल हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर मैंने इतना गेन भी तो खाया इतने टाइम में। ठीक है। और अब मैं अगर छोड़ के भाग गया तो मुझे नहीं पता री एंटर कब करना है, तो मैं स्ट्रेस ही नहीं लेता, चलते रहो चलते रहो। तो एक बात बताओ, कोई नया एसआईपी इन्वेस्टर जो है अभी भी मार्केट को पहली बार समझ रहा है, एस नरेन ने ये कह दिया कि निकाल के निकल जाओ भैया स्मॉल कैप मिड कैप से, नए इन्वेस्टर्स को क्या ये समय मिड कैप और स्मॉल कैप से अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए? देखिए, अगर आप अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप मत कीजिए स्मॉल कैप और मिड कैप। और अगर आप फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप करना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कर लीजिए, क्योंकि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में ये खिचड़ी है, तो आपको सब कुछ मिल जाता है, लार्ज कैप भी मिल जाता है, मिड कैप भी मिल जाता है, स्मॉल कैप भी मिल जाता है। तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप से स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में मत जाइए, आप निफ्टी 50 निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए जहां पे लार्ज कैप और डेट का मिक्सचर है। आप अपने स्वाद अनुसार अपनी खिचड़ी को सजाइए। भाई आपको लगता है कि अभी तीखा ज्यादा हो सकता है तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाइए अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपको लगता है तो आप कहिए कि मैं 100 रुपए डालूंगा तो 10 रुपए मिड कैप और स्मॉल कैप में, 90 रुपए में लार्ज कैप में डालूंगा। धीरे धीरे जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बढ़ाता रहूंगा। तो स्टार्ट तो कीजिए, आप रुक क्यों जाते हो? मतलब लोग है ना इनर्शिया में आ जाते हैं, अरे नहीं करूंगा ही नहीं कुछ, क्यों नहीं करूंगा भाई, ये तो टाइम है करने का। और सागर सर, मैं मार्केट्स में 18 साल से हूं, मैंने हर दौर देखा है मार्केट का। मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, जिसके बाद मार्केट ऐसे 58% गिरी थी, वो भी दौर देखा है मैंने, तब भी मेरी एसआईपी चलती थी, चाहे वो अमाउंट छोटा था, 4000 रुपए का था, जो भी मेरी उस टाइम पे पॉसिबिलिटी थी मैं करता था। पर एसआईपी नहीं बंद करनी होती, एसआईपी बंद नहीं करनी होती, पीरियड। अभी एक बार वो भी बता दो कितने का आपका एसआईपी वेल्थ है? हमारा टोटल होगा 5 करोड़ के आसपास का। 5 करोड़। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.4, 2.3, 2.4 क्या करोड़? हाँ, मतलब 2 करोड़ रुपए लगा करके 5 करोड़ बन चुका है। हाँ, ठीक है। और इसमें देखिए, मैं वापस, क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं 3 करोड़ का गेन किया, क्वेश्चन ये है कि उस गेन के लिए मैंने कितना टाइम दिया। हाँ, मैं तो अपना एक्टिव इनकम पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपने आप के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यू बना रहा हूँ, और वो मेरे लिए सेपरेटली एक और वैल्यू बना रहा है। तो एसआईपी इन्वेस्टिंग में असल हीरो टाइम है। बिल्कुल। इसका एक और उदाहरण मैनेजर नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ। आज मेरा 5 करोड़ का फंड है, ठीक है, ये हर 6 साल में डबल होता है, हर 6 साल में डबल हो जाएगा 12% के हिसाब से। तो पहले 6 साल बाद ये बनेगा 10 करोड़, ठीक है, अगले 6 साल बाद ये बनेगा 20 करोड़, उसके अगले 6 साल बाद ये बनेगा 40 करोड़, ठीक है। यहां मैं हूं 40 ईयर्स का, अभी यहां हो गया 46 का, यहां में हो गया 52 का, यहां में हो गया 58 का, ठीक है। अब बनेगा 80 करोड़, मैं हो गया 64 का, और अब ये बनेगा लास्ट में 160 करोड़, मैं हो गया 70 साल का। सर मैं आज कुछ भी ना करूं तो मेरे 5 करोड़ 160 करोड़ हो रहे हैं अगले 30 साल में। अच्छा 160 नहीं होंगे, 140 हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्या लड़ाई है? क्यों दिमाग लगाना है? ये एंगल नहीं सोच पाते लोग, क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते। मैंने आपको दिखा तो दिया सर, 30 साल में 10 रुपए का यूनिट 200 हो गया था। अगर मेरा ये 10 रुपए का यूनिट 200 हो गया सर, तो ये 1000 करोड़ होगा। कैन यू इमेजिन? अगर मेरे रिटर्न्स वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे हो गए, तो यही मेरे अगर आपके आज कहो कि 10 रुपए का यूनिट 200 हो जाता है, 2000 हो जाता है, 2000 हो गया था, 200 गुना हो गया, सॉरी, तो 200 गुना अगर मेरा 5 करोड़ हो गया तो मेरे तो 1000 करोड़ पे बैठा हूंगा 30 साल 5 करोड़ से, उसी 5 करोड़ से। नो न्यू इन्वेस्टमेंट, नो न्यू एसआईपी, वो अलग है। तो ये नोट कर लो संजय कथुरिया जी। वो पता नहीं 1000 करोड़ होंगे कि नहीं, 70 साल के जब होंगे तो 1000 करोड़ पे बैठे होंगे। और जिस तरीके से देश की इकोनॉमी चल रही है सर, हाँ, भी ठंडा जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी जैसा भी पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की इकोनॉमी है। बिल्कुल। देखिए, आपको समझना होगा कि देश में प्रगतिशाली लोग आएंगे, हाँ, लोगों में भूख होगी, लोग कुछ ना कुछ नया इजाद करेंगे। 2008 में भी दुनिया को लगा था सब खत्म हो गया, हम वापस आ गए। 2020 में लगा था कि जिंदा ही नहीं बचेंगे, हम वापस आ गए। 2000 और अभी आपको मैं बताता हूँ, जो मार्केट जितनी गिरी है 2022 में भी गिरी थी। अभी लोगों ने तब तो इतना शोर नहीं मचाया, हाँ, जब यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ, तब भी निफ्टी गिरा था 14-15%, तब लोगों ने शोर ही नहीं मचाया। क्यों? क्योंकि एक रीजन हो गया था। यहां अचानक से लोगों को लग रहा है नहीं नहीं सब खत्म हो जाएगा, अब तो खत्म हो गया। Q4 की अर्निंग्स आने तो हल्का सा भी इंप्रूवमेंट हुआ तो देखो ये सारे एफआईआई कूद के आते हैं वापस। भाई वो तो पैसे के पीर है, उनको तो पैसा जहां दिखेगा वो कूद के आ जाएंगे, बस।
ट्रू, मजा आया संजय सर आपसे बात करके। एसआईपी में आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी और ये जो इस तरीके से विजन दिखाया, हर एसआईपी इन्वेस्टर का इस तरह का विजन होना चाहिए। बिल्कुल, आप 2-3 साल के लिए एसआईपी में नहीं आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, ये समझे अगर तो ये देखना। सर सोचिए ना, मैं इसको बिल्कुल बिना देखे अपनी जिंदगी में काम करता रहूं, मेहनत करता रहूं, अच्छे से काम करूं, ठीक है, खुश हूं मैं आज, मैं जो मेरा पैशन था उसको फॉलो कर रहा हूं, और ये पैसा बैठे 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 वहां नहीं पहुंचता, उसका हाफ भी पहुंच जाता सर, तो भी क्या खोटा 80 करोड़ रुपए। मैं उस तरीके से सोचता हूँ। सुपर। मेरा फंडा है ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाना है, ज्यादा नहीं ज्यादा देर तक कमाना है, क्योंकि जब आप ज्यादा देर कमाओगे तो अपने आप ज्यादा कमा लोगे। और मुझे लगता है लाइफ में आदमी फिर खुश भी रहता है अगर वो ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव रहे। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आदमी भले 2000 करोड़ एक झटके में कमा ले, लेकिन अगले 1 साल तक अगर आप खाली बैठे हो ना, तो 2000 करोड़ आपको कुछ महीनों तक का एंजॉयमेंट दे सकता है। उसके बाद वो 2000 करोड़ आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप सारा कुछ जितना खर्च करने का जो होता है कि ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, 2-3 महीने में सब खरीद चुके होगे। उसके बाद करोगे क्या? करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो आदमी के पास करने के लिए हमेशा कुछ नहीं। अभी एक यूएस के फाउंडर ने एक आर्टिकल लिखा था कि उसका एग्जिट हुआ बिजनेस से, और वो कह रहे हैं मैं डिप्रेशन में आ गया हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 100-150 मिलियन डॉलर अकाउंट पे पड़े हुए हैं। हाँ, उस पैसे का करे क्या? उस पैसे का करूं क्या? मैं हो गया जो मेरे को करना था, जूते खरीदने थे, गाड़ी खरीदनी थी, बंगला खरीदना था, घर खरीदना था, गाड़ी खरीदनी थी, सब खरीद लिया। उसके बाद भी पड़े हुए पैसे, और मेरे पास काम नहीं है, मैं डिप्रेशन में आ गया हूं। तो वेल्थ को बहुत अलग तरीके से देखिए, अपने टाइम को अच्छी जगह निवेश कीजिए। यहाँ पे आप बैठे रहिए, ये समय का खेल है। समय कभी आज मार्केट ऊपर है, कल को नीचे है। अब आप समझिए किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में यूनिट खरीदा था, ये यूनिट आज 2200 रुपए से गिर के 2000 हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? बंदे ने 10 रुपए में खरीदा था, अब वो 2200 हो गया, 2000 हो गया, ये तो वैनिटी फिगर रह गया उसके माइंड में। अब वो 2200 का 10 तो होने से रहा, ठीक है ना? तो आप ये समझिए कि अगर आप यहां पे आए थे और आप रुक गए 30 साल, तो ये नंबर मैटर ही नहीं करेगा, नीचे ऊपर गया नीचे गया, फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं, अ फूल विद अ प्लान विल मेक मोर मनी देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। अगर आप गधे भी हो, आप में दिमाग नहीं है, पर आप टिके रहे, तो आप ज्यादा रन बनाओगे एज कंपेयर टू समबडी जो बहुत तेज है। ये वो रेस है जिसमें हमेशा कछुआ जीतेगा, खरगोश हारेगा। ये अच्छी लाइन बोल दी आपने, कछुआ ही जीतेगा एसआईपी इन्वेस्टिंग की रेस में। ठीक है, वंडरफुल, मजा आया संजय सर। थैंक यू सो मच सागर सर, इतना कुछ समझाने के लिए, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई होप कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, कौन सी बात ठीक लगी, और कोई आपके मन में प्रश्न है तो हम एक बार फिर से सागर सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक और बार ऐसे वार्तालाप कर लें। और संजय सर के यूट्यूब पे चैनल के जाके जरूर फॉलो कीजिएगा, एसआईपी के बारे में भरपूर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।